दोस्तों, ऊपर वाले ने हमें सुबह शाम दिए, रात दिन दिए, खुशबुएं दी हैं, मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, मुल्क दिया है, घर दिया है, घर वाले दिए हैं, जिंदगियां दी हैं। और इन्हीं जिंदगियों की हिफाजत के लिए हमने कुछ इदारों को, कुछ महकमों को, कुछ एजेंसीज को जिम्मेदारी दी है। जब ये पहरेदार, जब ये एजेंसीज, जब ये इदारे हमारी ज़िंदगी को बचाने की जगह उसे मारना शुरू कर देते हैं, उसे संभालने की जगह उसे बिखेरना शुरू कर देते हैं, उसे बनाने की जगह मिटाना शुरू कर देते हैं, तो हमें गौर व फिक्र करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ऐ सिपाहिये मुल्को कौम जरा, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम जिनकी हिफाजत कर ना सके वो खून के धारे पूछते हैं। रखवाली जिनकी करनी थी वो सब बेचारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा। ए सिपाहिये मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। दोस्तों, आइए मुलाकात करते हैं एक ऐसे बदनसीब से जिसका नसीब खाकी वर्दी के तले रौंद दिया गया, मसल दिया गया, खत्म कर दिया गया। आइए मुलाकात करते हैं राकेश विज साहब से। आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं? पढ़ते थे। कहाँ तक पढ़े हैं? BHU से ग्रेजुएशन किया। राकेश जी, आपके साथ क्या वाकया हुआ? हमारा एक दोस्त था संजय सिंह, उसकी मतलब अज्ञात बदमाशों ने मतलब हत्या कर दी जी। उसी में पुलिस पूछताछ के लिए ले गई और ये पूरा टॉर्चर किया। क्या टॉर्चर किया पुलिस ने आपको? पुलिस पहले हमको थाने में ले गई पूछताछ के लिए, तो बार बार मतलब पहले तो पूछताछ करते रहे घुमा फिरा के जी। तो फिर वो लोग पुलिसिया रवैये पे आ गए। क्या किया आपके साथ? पहले उल्टा लटका दिए थाने में ही, उल्टा लटका के मारा। वो राजेंद्र प्रसाद सिंह जो मेन पुलिस वाला है, सब इंस्पेक्टर रहा, उसने मतलब हमको जितनी भी नुकसान हुआ है शरीर को, मतलब शारीरिक क्षति जो हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा हाथ उसी का है। मतलब मारा उल्टा लटका के बाद, फिर कुछ लोगों के आने पर छोड़ दिया गया, लॉकअप में भेज दिया गया। तो लॉकअप में थोड़ी देर रहे, फिर एक कांस्टेबल आया रमाशंकर सिंह यादव, फिर उसने निकाल के फिर मारा। मतलब मारते रहे, मतलब जितना उनसे जब तक मतलब खुद उनका मन नहीं भर जाता रहा तब तक मारते रहे। फिर हमको छत पे ले गए, पीछे दोनों हाथ बांध के, तो छत पे मतलब पैर के तलवों पे वही राजेंद्र प्रसाद सिंह वो सिलेंडर मतलब यहाँ लगा दिया, उस पर वो कूद रहा था। कभी कहीं मतलब किसी भी जगह पे ऐसा नहीं रहा जहाँ पुलिस वालों ने ना मारा हो। फिर एक और सब इंस्पेक्टर आ गया गोरखनाथ शुक्ला, उसने वही पुलिसी अंदाज में कहा कि मेरा नाम जानता है? नहीं सर। फिर अपना बता के कि याद रखेगा। फिर मारा। हमारा 2 दांत, 4 दांत हमारे टोटल टूटे हैं, 2 दांत तोड़ दिया जी। वो जो उनके SHO थे आरन सिंह, वो कह रहे थे कि तुम भी गोली खा के मर जाते तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं होती, कह रहे थे मर गया दोनों, तब हम लोग किसी को पकड़ के डाल देते, तब तुम बच गए हो इसलिए तुमको बताना तो पड़ेगा ही। तो फिर मतलब हम कैसे हम बता सकते हैं और किसका बताएं? तो मतलब वो कहते नहीं बस तुम किसी का बताओ, किसी का भी बताओ, किसी का भी बताओ, ये नहीं जानते हैं, छूटना है तो बताओ, नहीं तो यहीं पे मर जाओगे। हमारे मतलब पीछे कमर में NS में पेट्रोल डाल दिया, डंडा भी डाला, मतलब पूरा जब हम चिल्लाने लगे तब और मारते रहे मुंह में, मतलब मुंह में फिर मारते रहे। फिर वहाँ पर पहले गोरखनाथ शुक्ला ने 2 दांत तोड़े, फिर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 2 दांत तोड़े, आपको दिखा चुके, मतलब 4 दांत हमारे कुल तोड़ दिए उन्होंने। फिर बगल में रेस्टोरेंट रहा, वहाँ से बर्फ़ मंगाई जाड़े के दिन में, अब बाल्टी में मतलब डाल दिया। जब फिर उसी पुलिस वाले को बोला कि छू के देखो, जब छू के देखा तो मतलब उसका कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। तब कमर पे पीछे पानी डाल के 3 पुलिस वाले, तीनों मतलब इतनी बेरहमी से मारते रहे कि मतलब मारते ही रहे, मतलब 1 घंटा पूरा मारे। फिर उसके बाद उसी कमरे में जहाँ पे हमको बर्फ़ डाल के मारा गया, वहाँ पे हीटर मंगवाए, वहाँ पीछे कमर में इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। देखिए फ़ोटो इसमें आई है। हम उनसे ये भी पूछते रहे कि हमारा कसूर क्या है, क्या मतलब अपने भाषा में बोलते रहे कि तुम बच गए, यही तुम्हारा कसूर है। आपके शरीर में ऐसा मुझे बताया गया कि हर जगह चोट लगी हुई है। जी, सिर भी देखिए उस फोड़ दिया उन्होंने। आपकी
हाल में MRI हुई है, हाँ जी, उसमें क्या निकला है? वो जो स्पाइन मतलब जो डिस्क है वहाँ का स्पाइनल कॉर्ड में, वो उसी चोट की वजह से हमें लगता है कि आगे खिसक गया, तो नस पे प्रेशर दे रहा है। आपके पाँव से आप चल नहीं सकते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। मुश्किल से मतलब शायद आज या कल या परसों आपका ऑपरेशन भी होने वाला है। वो क्या ऑपरेशन है आपका? वही स्पाइनल कॉर्ड, उसमें भी सर्जरी का है, उसमें भी 100% चांस नहीं है ठीक होने का। यदि मतलब कुछ डिटेरियोरेशन हो गया तो फिर नहीं चल पाता। आपके पिताजी हैं साथ? हाँ। विज साहब, आपको कब पता चला कि इस तरह से टॉर्चर हो रहा है? जब इसको घर से पकड़ कर ले गए तो मेरे भांजे ने ये सूचना दिया हम लोगों को कि राकेश को पुलिस पकड़ के ले गई। मैं वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन पर आया और पागल कुत्ते की तरह वो थाने के आसपास मंडलाता रहा। जब ये टॉर्चर हो रहे थे, वही मैं आपको मालूम था उस वक्त? मैं वही बता रहा हूँ, थाने के बाहर तक इसके चलाने की आवाज़ आ रही थी सर, लेकिन मैं असहाय छटपटा के रह जाता, क्या करता। भोर में 5 बजे साहब मैं फिर थाने गया अपने बच्चे का पता लगाने के लिए। मुझे वहाँ एक सिपाही ने बताया कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो कहाँ इस समय BHU हॉस्पिटल में है। तो देखते क्या है, जैसे कि मरा हुआ आदमी स्ट्रेचर पर पड़ा है, मुंह से झाग फेंक रहा है, उल्टी उसकी सांस चल रही है, उसकी कोई उम्मीद किसी तरह से बचने की नहीं है। ये पोजीशन थी उसकी। 50 दिन के ऊपर ये बच्चा कोमा में रहा। नतीजा ये हो गया साहब, वो हॉस्पिटल का गेट 6 महीना तक हमारा घर बन गया। वो 24 घंटे उस गेट के आगे हम लोग सोते रहे, वहीं खाते रहे। संयोग की बात है, रात को 2-2:30 बजे के करीब एक नर्स ने आके हमको बताया कि बाबा आपके बच्चे को होश आ गया है। अब हम आपको बता नहीं सकते हमारे दिल में क्या बीती होगी। नतीजा ये हो गया कि 6 महीना तक बच्चा हमारा वहाँ रहा। और उसके बाद पुलिस वालों का रवैया हमारे साथ क्या होगा साहब, पुलिस वाले इस नीचता पे उतर आए। शायद इतनी नीचता भगवान के बनाए हुए शैतान पर भी नहीं होगी। जो आज ये बच्चा जीवित है, ये सब आप लोगों की वजह से। सुजाता जी, अब आपसे भी गुफ्तगू की जाए। जैसा कि विज साहब ने बताया कि काफ़ी मदद इनको मिली है आपकी बदौलत, आपकी कमीशन की बदौलत, तो क्या कॉम्पनसेशन के अलावा भी आप कुछ और भी मदद करते हैं? हाँ, ज़रूर करते हैं। इनको कॉम्पेंसेशन सबसे ज़्यादा अब तक इनको कॉम्पेंसेशन दिलवाया है। उसके अलावा उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी हमने बंदोबस्त किया है, एम्स में उनकी हो रही है अभी। ऑल्सो वी सी दैट एक्शन इज़ टेकन अगेंस्ट द गिल्टी पुलिसमैन एंड कभी कभी क्रिमिनल केस भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है, हम सब फॉलो करते हैं। इनके केस में कुछ ऐसा किया आपने? वो आगे वो डॉक्टर के बारे में भी हमने कुछ किया है, वो आगे भी चल रही है कार्रवाई। तब जब सब होगा, पूरा होगा, तब हम बता देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जवानी को इस हालात में देखकर ख्याल आता है कि अगर ये जवानी बिखरी ना होती, इस तरह से मायूस ना होती, ख़त्म ना हुई होती, तो शायद हमारे देश, हमारे मुल्क, हमारे समाज के बहुत काम आती। 3rd डिग्री के केसेस को स्टडी करने के बाद और जो आम आदमी के दिल में पुलिस के प्रति खौफ है, उसे महसूस करने के बाद लगता है कि शायद पुलिस की ट्रेनिंग में, उनकी सोच में, उनकी समझ में तब्दीली की ज़रूरत है। दोस्तों, आइए मुलाकात करें लेख रानी साहिबा से, जिनकी मांग का सिंदूर पुलिस हिरासत की चौखट पर बह गया। लेख रानी जी, कब का वाक़या है ये 8 दिसंबर 1997 का है जी। तो मेरे हस्बैंड जैसे बिल्कुल फ्री होके सो रहे थे अपने कमरे में। मैं गई हुई थी शादी में, 5-6 पुलिस वाले थे, ले गए उठा के। वो कह भी रहे भी मेरे को क्या बात है, बात तो बताओ क्या। चल बस गालियाँ देते हुए, डंडे मारते हुए लेके गए वहीं से। मोहल्ले वालों ने कहा भी क्या बात हो गई, और सब लोग आए घर पे, दरवाज़ा खुलवाया इन लोगों से, हमारे देवर हैं ये। उसको घसीट के ले जाते सिर्फ देखा, डर की वजह से मेरा हिम्मत नहीं रही, क्योंकि वो SHO बहुत वाहियात टाइप का था। वो किसी भी बेगुनाह को पकड़ करके पीटने लगता था, नाजायज। उसको पता नहीं क्या कोई खुशी मिलती थी या क्या मिलता था, ये तो वही जाने। ये कौन साहब है? ये धर्मपाल यादव है जी, SHO। अच्छा, अंदर टॉर्चर हो रहा था, ये आपको पता चल चुका था? इतना टॉर्चर कर रहे थे, एक दूसरे को थप्पड़ लगवा रहे थे, कहीं एक दूसरे की
कपड़े उतार के गंदी बातें करने के लिए कह रहे थे, इतना तक टॉर्चर कर रहे थे। 3 दिन तक उन्होंने हालांकि कहते लॉकअप हैं में कि बंद वो रखा। लॉकअप में रखते नहीं है 3 दिन तक, 24 घंटे हमें से कोई ज्यादा नोटिस अलाउड नहीं, है। पर कोई हमें पुलिस में जानकारी नहीं। अब ये दहशत से मरे थे कि मार से ये मरे थे, दहशत से मरे कि हैं जी। घुटन से मरे थे? एकदम उनकी पुलिस वालों की, क्योंकि कभी इन्होंने थाने देखे नहीं, कोई ऐसा कोई केस किया नहीं, न लड़ाई किसी से, गली में भी किसी से बोलते नहीं थे। आपके भाई जाने माने व्यक्ति थे वहाँ के? उनके बारे में तो जो भी कोई आपको कहेगा यही कहेगा कि बहुत नेक आदमी थे। अगर कोई गाली देता था तो हाथ जोड़ के कहते थे भैया एक गाली और दे ले, ये उनकी नेचर थी। साहब सिंह वर्मा के सबके साथ उसमें पीए ने भी टेलीफोन किया कि भाई ये जिम्मेवार आदमी हैं, मौजूद आदमी हैं, आप इनको छोड़ दो। इन्हों के लड़के ने कोई कसूर नहीं किया, अगर कसूर किया होगा तो हम पकड़वा देंगे उनको, आप इनको छोड़ दो, इनको आप नाजायज पकड़ के लाए हैं। आपको कब पता चला कि उनका इंतकाल हो गया? उसी वक्त पता लग गया था। जैसे हॉस्पिटल में सब लोग भागे गए ना, तो यहाँ तो खबर, हमारे घर पे तो उन्होंने खबर भेजी थी भी तबीयत खराब हो गई है उनकी, और जो और उनके साथ लोग पाग थे उनको सबको छोड़ दिया, सब लोग भागे आए, कहने लगे कि भाई उनके हरिशंकर जी की तो बहुत तबीयत खराब है, और उनको हॉस्पिटल ले गए। गेट पे हमें एक 3 व्हीलर जो आते हुए नजर आया, उसमें मैंने देखा कि मेरे भाई साहब नीचे जो पाँव रखने की जहाँ जगह होती है वहाँ उनको लिटा रखा था। अच्छा। 2 आदमी ऊपर कुर्सी पे बैठे हुए थे। वो मैंने कहा भाई क्या हुआ इनको, कि भाई पता नहीं है, तो बिल्कुल बेहोश है। मैं उनको हाथ लगा के देखा, मैंने कहा बेहोश कहाँ है, तो मर चुके हैं। मैंने कहा मर चुके हैं, इनको तो कुछ भी जान नहीं है, तुम कह रहे हो कि बेहोश हैं, तो कुछ भी है ही नहीं। मैं फिर स्ट्रेचर अंदर से घसी लेकर आया, इमरजेंसी से उनको डाला उठा करके अंदर, डॉक्टर को ले गया, उसको रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर ने उनको दबा के देखा, सब कुछ करके देखा, वो कहने भाई ये मर चुके हैं। मैं कहा करीब 1-1.5 घंटा हो गया मरे हुए भी इनको। अब पुलिस पर इतना सब हो जाने के बाद क्या पुलिस पर आप कभी विश्वास करेंगे? नहीं, पुलिस पे तो नहीं कर सकते जी। इनके आंसू, इनकी तड़प, इनकी बेचैनी देखकर ऐसा लगता है कि इनके पति का कसूर ये था कि वो बेकसूर थे, उनकी खता ये थी कि वो बेखता थे, उनका गुनाह ये था कि वो बेगुनाह थे। सुजाता जी, कस्टोडियल डेथ्स जो हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम है आपका? You see, हमारे सामने every year on an average there are about 3,000 complaints of custodial death. We have made rules और सब states को बताया है कि within 24 hours of any custodial death, the district magistrate or the SP must give an intimation to NHRC. तो 22 states have agreed to this. And some have not agreed, but we are hopeful that they will also agree. तो immediately खबर आती है। उसके बाद हमने बताया है कि पोस्टमार्टम जो कराई जाती है, it has to be in a specific manner, because unless the postmortem is properly done, all the evidence is lost and no further action can be taken. We have also given directions कि पोस्टमार्टम की वीडियो फिल्म बनानी चाहिए जब पोस्टमार्टम होती है। उसके बारे में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक कमेटी भी हमने बनाई थी, उनके डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस है जो हमने सबको भेजे हैं कि किस तरह से वीडियो फिल्म बनाई जाए, और इस तरह हमें 24 आवर्स के अंदर खबर मिलती है कभी भी कस्टोडियल डेथ हुआ तब, और उसकी वीडियो फिल्म भी हमारे पास आती है जो हम देखते हैं। इससे भी बहुत कंट्रोल उसके ऊपर रहता है आजकल, ऐसा लगता है, क्योंकि ये संख्या में देयर इज़ नो इंक्रीज जी, और पुलिस कस्टडी के फिगर्स थोड़े कम हो रहे हैं। डर रही है पुलिस अब? थोड़ी डर आएगी, तो आई थिंक दैट्स एन इफेक्टिव मेजर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, पुलिस के हाथ कितने मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने सख्त हैं कि वो औरत के गिरे पांव पर भी हाथ डालने से बाज नहीं आते। आइए अब मुलाकात करें सीमा तबिश साहिबा से और इनकी मुश्किलें समझें। सीमा जी, क्या हुआ आपके साथ? मदनगीर में मंदिर है, वहाँ जाती हूँ, तो मैं मंदिर से जब लौट रही थी तो मैंने देखा कि मेरे आगे कुछ दूरी पे एक मारुति 800 खड़ी हुई है और उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। तो जो कार चालक था उसने गाड़ी को जानबूझ के देखते हुए जो है पीछे की तरफ कर दिया। मैं थोड़ा और हटी, उसने और पीछे करके मुझे हिट किया और मैं नीचे गिर गई।
किसी तरह से मैंने हिम्मत करके मैं उठी और कार चालक के पास मैंने आगे जाके उनसे कहा कि आप गाड़ी में बैठ के कि आपको दिखाई नहीं देता है। इतना मेरा कहते ही वो अपना दरवाज़ा खोल के दूसरी तरफ से लौट के एकदम मेरे पास आया। कहता है मैं चाहे गाड़ी रोकूं या कुछ भी करूं, क्या सड़क तेरे बाप की है? बस इतना सुनते ही मेरे मुंह से अचानक यही निकला, ये सड़क मेरे बाप की तो नहीं है और कम से कम आपके बाप की भी तो नहीं है। बस इतना मेरे कहने की देर थी कि उस व्यक्ति ने मेरे चेहरे के ऊपर है तमाचों की जो है लगातार बरसात कर दी कि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं आया। उसके बाद उसने लातों के साथ मेरे पेट के अंदर वो मारता गया। मुझे फिर बालों से उठाता था और जैसे कि कोई एक फुटबॉल को ऐसे घुमा के यहाँ से मुझे वहाँ पटकता था। मुझे इस तरह से लगातार वो आदमी 15-20 मिनट मारता रहा। ये आपके चेहरे पर जो निशान है जी, ये उसी दिन के हैं? जी उसी दिन के हैं। उसके बाद में उसने मुझे इस तरह से मारा कि मुझे बाद में मुझे लगा, जब मेरा बुरी तरह से गिरी, जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे मुंह पे एकदम मुझे कुछ ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। और उसके बाद मैंने देखा यहाँ से मेरा ये सब कट चुका था, अंदर मेरे भी सब दांत हिले हुए हैं, अभी लिप्स के अंदर भी इंजरीज है, सारा भी स्वेलिंग है मेरे लिप्स में, अभी तक खा भी नहीं सकती हूँ मैं ढंग से। उसने ये मेरे सर के ऊपर भी मारा, यहाँ पे भी काफ़ी इंजरीज है, मेरा सर यहाँ तक आ गया था, मेरा चेहरा यहाँ तक सूजा था, ये मेरी सारी नाक कट गई थी यहाँ से, हड्डी में भी मेरा प्रॉब्लम था, इंजरीज थी काफ़ी जो अभी तक मेरे यहाँ टच नहीं मैं कर सकती हूँ। ये मेरे सारे यहाँ पे स्टिचेस लगे हैं। पर मुझे उस दिन दुख इतना हुआ कि एक बिना कसूर बिना किसी वजह के रोड पे चलते हुए एक व्यक्ति ने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा। और उससे भी बुरा मुझे ये लगा कि जो लोगों ने वहाँ तमाशा देखा। कौन था ये पुलिस वाला? मैं आपसे बताती हूँ, मुझे जब तक ये सब हुआ मुझे जानकारी नहीं थी कि ये एक पुलिस वाला व्यक्ति है। मुझे बाद में इसकी जानकारी हुई जब उसने लोगों पे ये प्रभाव डालने की कोशिश की कि मैं पुलिस वाला गुंडा हूँ। पुलिस स्टेशन में जैसे मैं किसी तरह अकेली रात के 10 बज चुके थे पहुँची, मेरी वहाँ किसी ने मदद नहीं की। पूरी रात किसी ने मुझे एक बूंद पानी तक नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं पूछा कि किसी घर वाले को इन्फॉर्म करना है, आप अकेली हैं। सुबह 5 बज गए और 5 बजे मैं घर किसी तरह से अकेली 3 व्हीलर करके पहुँची, बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी। पर मैंने ये ठाना था कि मैं इस पुलिस वाले को गिरफ्तार करवाऊंगी। पुलिस के ऊपर से पूरी तरह से अब आपका विश्वास टूट चुका? जब से मेरे साथ ये हुआ है अब तो मैं बिल्कुल अब पुलिस वालों के खिलाफ ही मैंने एक कमर कस ली है। दोस्तों, हमारे बीच जॉइंट कमिश्नर आमोद कंठ साहब बैठे दिल्ली पुलिस से। आइए इनसे मुलाकात करें, कुछ बातचीत करें। ये आपके सामने यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, सीमा तपिश हैं, इनके चेहरे पे देखिए कितनी मार पड़ी हुई है। ये बच्चा MRI अभी इनका हुआ है पीछे और बहुत तकलीफ़ में है। शायद इनके बताया जा रहा है कि हाथ पांव जो हैं वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। यहाँ कस्टोडियल डेथ के लोग बैठे हैं कि वो बाहर खड़े रहे और उनके जो घर वाले थे अंदर गए और लौट कर ही नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि क्या 3rd डिग्री आपके उसूलों में शामिल है कि नहीं? नहीं, 3rd डिग्री तो उसूलों शामिल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कहीं से कानून नहीं मानता है 3rd डिग्री सही चीज़ है, गलत है। क्योंकि कानून के अंतर्गत किसी भी पुलिस ऑफिसर को अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पिटाई करके या उस पर कोई किसी ढंग का प्रेशर डाल के किसी केस को वर्कआउट करने की कोशिश करे। अगर उसको फिज़िकली टॉर्चर किया जाता है और उस टॉर्चर में कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही अमानविक है या गलत है, तो ऐसी हालत 3rd डिग्री को गलत मानना ही पड़ेगा। आम तौर पे पुलिस में मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता कि इस ढंग का काम सही है। लेकिन अब ये स्वीकारते हैं कि इस तरह का काम होता है? हम मानते हैं, एकदम मानना है। कुछ ट्रेनिंग का भी इसमें हिस्सा है, कुछ शुमार है जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या उसमें कुछ बदलाव आने चाहिए जिससे कि पुलिस ऑफिसर जो है वो एक इंसान भी लगे कभी कभी? देखिए, ऐसा है कि पुलिस ऑफिसर बहुत अक्सर इंसान भी लगता है। आप प्रेशर की वजह से देखिए, कोशिश ये होती है या पुलिस के ऊपर प्रेशर ये होता है कि आज अपराध हुआ और अगले दिन आप इसको वर्कआउट कर लें, या आप वर्कआउट करें ही हर हालत में। दूसरी तरफ जो विक्टिम क्राइम का होता है उसकी मनोदशा एकदम अलग होती है। वो चाहता है कि हर हालत में इस केस को वर्कआउट किया जाए। और हमने अक्सर देखा है कि बहुत समझदार लोग, उसमें बहुत सारे जजेस भी शामिल हैं, अपने लंबे करियर में हर ढंग के लोगों से वास्ता पड़ा हमारा, जो कि बहुत बार ये महसूस करते हैं कि पुलिस ऑफिसर तड़क ना हो, बहुत मजबूत ना हो, बहुत भयानक ना हो,
या ऐसा ना हो कि उसके माध्यम से लोग डरें या वो किसी केस को वर्कआउट कर सके, चाहे जो भी रास्ते अख्तियार करने पड़े। मगर मैं यहाँ ये कह दूं कि पुलिस ऑफिसर्स बहुत तड़क हैं, बहुत डरावने भी हैं और डराते भी हैं, और लोग उनसे घबराते भी हैं, और खुदा याद आ जाता है पुलिस वाले को देखते ही, भगवान का जाप करने का जी चाहता है। थैंक यू वेरी मच। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मगर सच ये है कि आज हम चर्चा भी करेंगे, आह भी भरेंगे, तबसरा भी करेंगे। ये भी सच है कि जब तक कोई अदालत किसी शख्स को मुजरिम करार नहीं देती, तब तक वो हमारे मुल्क का आम शहरी है, शरीफ शहरी। वो कातिल है, वो डाकू है, वो मुजरिम है, वो जेब कतरा है, इसका फैसला पुलिस नहीं करेगी। इसके लिए अदालतें हैं, कानून है, और जब पुलिस कानून तोड़ती है तो वो मुजरिम है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी इस मुहिम में, आंदोलन में, मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।